देहरादून में 63वें भव्य कोटिलिंग रुद्र महायज्ञ का आयोजन। यज्ञ में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लिया हिस्सा, कार्यक्रम को किया संबोधित। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पर की उच्च स्तरीय बैठक में सही से काम न करने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई किए जाने के दिए निर्देश। उत्तराखंड में चल रहे पहाड़ी मैदानी के मुद्दे पर बोले सीएम धामी, उत्तराखंड वासियों से की सौहार्द बनाए रखने की अपील। उत्तराखंड में बढ़ते पहाड़ी मैदानी के मुद्दे पर फूटा सीएम धामी का गुस्सा, सख्त हिदायत देते हुए कहा, उत्तराखंड की एकता के साथ खिलवाड़ करने वालों को हमारी सरकार बिल्कुल माफ नहीं करेगी। उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार दिलाने से लेकर प्रदेश में शिक्षा स्तर बढ़ाने तक लगातार काम कर रही उत्तराखंड सरकार। देहरादून जिला शिक्षा अधिकारी प्रेमलाल भारती ने शिक्षा में सुधार के लिए लागू की कई योजनाएं। बदलते मौसम में बढ़ते बीमारियों के खतरे से बचाव को लेकर नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश सिंह ने दी जानकारी। संक्रमण के चलते फैलने वाली बीमारियों से बचने को लेकर सतर्क रहने की सलाह। उत्तराखंड में फायर सीजन की शुरुआत के बाद मौसम ने अचानक बदली करवट। प्रदेश के मैदानी इलाकों में बारिश तो वहीं पहाड़ी इलाकों में जमकर हो रही बर्फबारी। पहाड़ों की रानी मसूरी में बढ़ती ठंड से खिले व्यापारियों के चेहरे। बढ़ती ठंड से बढ़ेगी मसूरी में सैलानियों की संख्या। उत्तराखंड में मछली पालन के चलते अर्थव्यवस्था को हो रहा खासा फायदा। 2023-24 की तुलना में 2024-25 में मछली पालन से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लगभग 9.39% का फायदा। और नई टिहरी में राज्य आपदा उपाध्यक्ष विनय रुहेला ने जिला कलेक्टर में आपदा से संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक में अधिकारियों को प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में जाकर विकास कार्यों का जायजा लेने और समय पर उन्हें पूरा करने के दिए निर्देश। नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निमि सिन्हा और चलिए उत्तराखंड की खबरों पर नजर डालते हैं। देहरादून में धर्मयर्थ सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से 63वें भव्य कोटिलिंग रुद्र महायज्ञ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने क्या कुछ कहा, ये पहले आपको सुनाएंगे। उसको संपादित कराने वाले पूज्य हमारे सभी आचार्य विद्वान और इस शुभ अवसर पर, और मैं कहूँगा कि ऐसा अवसर जो केवल अपनी इच्छा से प्राप्त नहीं होता है। जब तक महादेव की इच्छा नहीं होगी तो यहाँ कोई भी शामिल नहीं हो सकता। इस महायज्ञ में जिनको सम्मिलित होने का अवसर महादेव की कृपा से मिला है, ऐसी मेरी सभी माताएं बहनें, सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी हमारे नौजवान युवा साथी, हमारे सभी गणमान्य, सभी पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं इस अवसर पर आप सभी हमारे पूज्य आचार्यगणों का, संतगणों का, वेद पाठियों का, विद्वज्जनों का और श्रद्धालुओं का, सभी माताओं बहनों का मैं हृदय से आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आचार्य जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस इतने बड़े पुण्य कार्य में, धर्म के कार्य में हम सभी को सहभागी होने का अवसर प्राप्त हुआ है। मेरा भी सौभाग्य है कि मैं इस भव्य कोटि महायज्ञ में आप सबके बीच में हमारे इतने विद्वज्जनों का, माताओं बहनों का, पूज्य सभी संतजनों का यहाँ पर सानिध्य प्राप्त हो रहा है। और सच में ऐसे स्थान पर आकर एक नई आभा, नई ऊर्जा
प्रदान हो रही है यहाँ पर। यहाँ का अलौकिक ये दृश्य पूरी तरह से ये भक्तिमय है और इसके अंदर इस पंडाल से एक नई आभा, एक नई ऊर्जा हम सबको प्राप्त हो रही है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ठीक ही लिखा है, सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी घर भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। अर्थात पुत्र, सुंदर पत्नी और धन संपत्ति तो किसी के पास भी हो सकती है, परंतु संतों का समागम और हरि कथा ये दोनों ही दुर्लभ हैं और ये दोनों ही जिनका सौभाग्य होता है उन्हीं को प्राप्त होती है। मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुख्य सेवक के रूप में काम करते हुए मुझे आप सभी पूजनीय विद्वज्जनों का, हमारे विद्वान ब्राह्मणों का, आचार्यगणों का, सभी का आशीर्वाद और मार्गदर्शन निरंतर प्राप्त होता रहा है। भाइयों बहनों, हमारी जो सनातन संस्कृति है, उस सनातन संस्कृति में यज्ञों का हमेशा ही एक विशिष्ट स्थान रहा है और हमारे वेदों में यज्ञ को धर्म का मेरुदंड कहा गया है। ये देवताओं और मनुष्यों के बीच सेतु का कार्य करते हैं, यानी कि उनको कहीं ना कहीं जोड़ने का काम करते हैं, जिसके माध्यम से हमें ईश्वरीय कृपा प्राप्त होती है और संपूर्ण सृष्टि को इस प्रकार के यज्ञों से एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। यह न केवल हमारी आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करते हैं, बल्कि समाज को भी धर्म के मार्ग पर, संस्कृति के मार्ग पर और नैतिक रूप से उनको समृद्ध बनाते हैं, उनका आत्मबल प्रदान करते हैं, उनको एक मजबूती प्रदान करते हैं, जिसके कारण से हम अपने अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते हैं। अपने कर्म पथ पर हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, हमको प्रेरणा प्राप्त होती है, हमको मार्गदर्शन प्राप्त होता है। एक पाथेय हमको इस प्रकार के यज्ञों से मिलता है। ये भव्य कोटि महायज्ञ का आयोजन हमारी सनातन परंपराओं की दिव्यता और भव्यता का एक जीवंत प्रमाण है और इस महान अनुष्ठान के अंतर्गत 1 करोड़ शिवलिंगों की स्थापना की गई है, जिसके बारे में आचार्य श्री ने अभी बताया, जो अपने आप में अलौकिक है और ये ऐतिहासिक दृश्य है, जिसमें हम सबको सम्मिलित और जिसका साक्षी होने का अवसर भगवान महादेव की कृपा से हमको मिल रहा है। 1 सप्ताह तक चलने वाले इस महायज्ञ में 151 विद्वान वेद पाठी ब्राह्मणों द्वारा वैदिक ऋचाओं के सामूहिक उच्चारण के साथ भगवान शिव का अभिषेक किया जाएगा, जिससे न केवल इस क्षेत्र में बल्कि संपूर्ण प्रदेश में और देश में आध्यात्मिक ऊर्जा में वृद्धि होगी। और जैसा आचार्य श्री कह रहे थे, निश्चित रूप से सनातन की जो ध्वजा है, जो सनातन की धर्म ध्वजा है, उस धर्म ध्वजा को और ऊपर स्थान ले जाने में ये हमारा महायज्ञ जो है बहुत बड़ा माध्यम बनेगा। भाइयों बहनों, हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि इस महान यज्ञ में अपनी श्रद्धा और आस्था की आहुति अर्पित करके सर्वे भवन्तु सुखिना के संकल्प के साथ राष्ट्र, समाज और सनातन संस्कृति के उत्थान में हम सबको महादेव की कृपा से इसमें सम्मिलित होने का, इसमें सहभागी होने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं पूज्य आचार्य श्री को बहुत विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे इस दिव्य महायज्ञ में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ और ऐसे दिव्य दर्शन प्राप्त हो रहे हैं, आपके भी हो रहे हैं और महादेव के भी हो रहे हैं। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सनातन संस्कृति की पताका
संपूर्ण विश्व के अंदर आज लहरा रही है और दुनिया भर के देश हमारी जो प्राचीन संस्कृति है, जो हमारे दर्शन है, उन सभी से आज परिचित हो रही है। उसके कई सारे प्रमुख उदाहरण हैं। आज देश के अंदर हम देखें, काशी विश्वनाथ में भगवान महादेव की नगरी में भव्य और दिव्य काशी का कॉरिडोर बनकर तैयार हो गया है, जहां एक साथ पहले अगर कोई महादेव का भक्त मां गंगा का जल लेकर महादेव को अर्पित करना चाहता था तो उसको रास्ता नहीं मिलता था। लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो भव्य और दिव्य काशी कॉरिडोर बनाया गया है भगवान विश्वनाथ की नगरी में, एक साथ 5 लाख से भी ज्यादा लोग उस परिसर के अंदर आते हैं, दर्शन करते हैं। और कोई भक्त मां गंगा का जल भगवान महादेव जी को अर्पित करना चाहता है तो आसानी से मां गंगा का जल अर्पित करता है। उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर बनाया गया है, वह अपने आप में अलौकिक है। हम उत्तराखंड की बात करें तो हम जानते हैं 2013 में जो प्रलय आया था, आपदा आई थी, विनाशकारी प्रलय के बाद बाबा की नगरी को फिर से भव्य और दिव्य केदार बनाने का काम भी किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। जहां एक समय था प्रलय के बाद जाने वाले श्रद्धालु और भक्तगणों की संख्या कुछ हजारों में रह गई थी। आज वही संख्या 20 लाख से अधिक केवल बाबा केदार के स्थान पर हो गई है और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। भगवान बद्री विशाल का प्रांगण, उसका नव निर्माण, उसका मास्टर प्लान बनाने का काम। और मैं कहूं बाबा का स्थान, महादेव की नगरी, आदि कैलाश जहां बाबा विराजमान रहते हैं। मोदी जी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो 17,000 फुट की ऊंचाई पर जाकर आदि कैलाश के दर्शन करते हैं और पूरी दुनिया को आदि कैलाश। और चलिए, देहरादून से सीएम पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे आप, और इसी के बाद अब खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड में पहाड़ी मैदानी का मुद्दा लगातार तूल पकड़ता नजर आ रहा है। ऐसे में मामले को लेकर विपक्ष लगातार जनता को भड़काने और जगह जगह प्रदर्शन करने का काम कर रहा है। इसी बीच प्रदेश सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर उत्तराखंड वासियों से सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने सभी से कहा कि किसी भी प्रकार के बहकावे में ना आकर एक उत्तराखंड और एक उत्तराखंडी की भावना से मिलकर काम करें। इसके साथ ही सीएम धामी ने प्रदेश में माहौल खराब करने वालों के लिए भी साफ चेतावनी जारी की है। एक कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान सीएम ने कहा कि उत्तराखंड की एकता के साथ खिलवाड़ करने वालों को हमारी सरकार बिल्कुल भी माफ नहीं करेगी, चाहे वो कोई भी हो, मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो या कोई आम उत्तराखंडी ही क्यों ना हो। उत्तराखंड की एकता के साथ खिलवाड़ करने वालों के लिए हमारे यहाँ कोई माफी नहीं है। तो मैं आप सभी के माध्यम से अपने हृदय की बात अपने सभी उत्तराखंडी भाई बहनों से भी कहना चाहता हूं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड निर्माण का सपना हमारे आंदोलनकारियों ने इसलिए देखा था कि उत्तराखंड के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक, लोगों तक विकास की धारा पहुंचे और सभी उत्तराखंडवासी मिलजुल कर काम करें, उत्तराखंड को आगे बढ़ाएं। इसलिए मेरा अपने सभी उत्तराखंड वासियों से आग्रह है कि किसी भी प्रकार के बहकावे में ना आकर एक उत्तराखंड और एक उत्तराखंड की भावना से मिलकर कार्य करें। और हाँ, मैं इस अवसर पर फिर से एक बार सख्त लहजे से उन सभी लोगों को, चाहे वो कोई भी हो, हमारे मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, जनप्रतिनिधि हो या आम उत्तराखंडी क्यों ना हो, सभी से कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड की एकता के साथ खिलवाड़ करने वालों को हमारी सरकार बिल्कुल भी माफ नहीं करेगी। इसलिए आज के बाद इस प्रकार के भड़काऊ विमानों को भी गंभीरता से लिया जाएगा और उत्तराखंड की अस्मिता से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, जो भी हमारी एकता को नुकसान पहुंचाने का काम करेगा।
QR कोड है जिससे आप डाउनलोड कर सकते हैं जो प्रेस विज्ञप्ति। वहीं उत्तराखंड सरकार युवाओं को रोजगार दिलाने से लेकर प्रदेश में शिक्षा का स्तर बढ़ाने तक लगातार काम कर रही है। इसी बीच देहरादून के जिला शिक्षा अधिकारी प्रेमलाल भारती अपनी तैनाती के बाद से ही जिले में प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए प्रयास कर रहे हैं। शहर के सरकारी और निजी स्कूलों में शिक्षा के सुधार के लिए कई योजनाएं लागू की गई हैं। सभी स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। बच्चों को पौष्टिक खाना दिए जाने से लेकर हर स्कूल में डिजिटल स्क्रीन को जरूरी कर दिया गया है। सबसे पहले तो मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारे सभी विद्यालयों में मानक जो आरटी मानक हैं उसके अनुसार शिक्षकों की तैनाती सुनिश्चित की जाए। तो पहली प्राथमिकता ये है। फिर दूसरा, हमारी जो है अच्छी गुणवत्ता युक्त शिक्षा हमारे बच्चों को दी जाए, सारे शिक्षकों को। तो उसके लिए हम प्रत्येक ब्लॉक में शिक्षकों की बैठक आयोजित कर रहे हैं और उन्हें जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो दिशा निर्देश मिले हैं उसको स्कूल लेवल पर कैसे इम्प्लीमेंट करना है उसके लिए इंश्योर कराया जा रहा है। हर स्कूल में निपुण भारत का सपना जो बनाया हमने, हर विद्यालय में इसको इंश्योर करें कि हर बच्चा हमारा निपुण बने और पूरी कार्य योजना हमने इसकी बना दी है सर। और नेक्स्ट सेशन में मुझे लग रहा है कि हमारे जनपद के अधिकांश स्कूल निपुण बने। वहीं बात कोटद्वार की कर रहे हैं, जहां पर कोटद्वार के बेस अस्पताल में आंखों के विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश सिंह ने इस सीजन में होने वाली आंखों की बीमारियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी है, जिसको लेकर उन्होंने बताया कि इस सीजन में जब आम और लीची में बौर आने लगती है तब कंजंक्टिवाइटिस की मरीजों में बढ़ोतरी होने लगती है। ऐसे में बेस अस्पताल की ओपीडी में रोजाना मरीजों की तादाद बढ़ने लगी है। मौसम में हुए बदलाव के कारण संक्रमण तेजी से फैलता है। उन्होंने ये भी बताया कि कई वायरसों के कारण होने वाला संक्रामक नेत्र संक्रमण सर्दी, खांसी और बुखार का कारण भी बन सकता है। इसलिए हमें इस मौसम में ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। कि ये सीज़न आम के भौरे वाले होते हैं और चेंजिंग मौसम है। इस सीज़न में आँख पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। ये चेंजिंग मौसम में आँख में एलर्जी बहुत हो जाती है। आँख में खुजली आना, आँख लाल हो जाना, धुंधला दिखना, ये एलर्जी के निशानी होते हैं। ऐसा जब भी हो तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। इसके साथ साथ इस सीज़न में इन्फेक्शन भी बहुत होते हैं, जिसको आमतौर पे लोग कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं। इस सीजन में कंजंक्टिवाइटिस के भी केसेस बहुत बढ़े हैं। और चलिए बात मसूरी की कर रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड में फायर सीजन की शुरुआत के बाद मौसम ने अचानक से करवट बदल दी है। प्रदेश के मैदानी इलाकों में बारिश तो वहीं पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी में भी देर रात से हो रही बारिश से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। लगातार हो रही बारिश को देखते हुए मसूरी में सभी स्कूलों को एक दिन के लिए बंद किया गया है। बता दें कि मसूरी में इस साल बर्फबारी नहीं हुई है, जिससे लोगों में काफी मायूसी है। लेकिन मसूरी और आसपास के क्षेत्र के बदलते मौसम और बढ़ती ठंड से लोगों को उम्मीद है कि मसूरी और आसपास के क्षेत्र में बर्फबारी होगी, जिससे मसूरी के पर्यटन उद्योग में इजाफा होगा। और देखिए सीधी 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मसूरी, पौड़ी और रुद्रप्रयाग से, जहां पर ये खूबसूरत वादियां और खूबसूरत नजारे आपको बर्फबारी से जुड़ी दिखा रहे हैं। जहां पर एक बार फिर यहां पर बर्फबारी का ये जो नजारा है वो लोगों को दिख रहा है। मसूरी की ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर मसूरी में सैलानी जो है वो बर्फबारी का आनंद लेते सड़क पर नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर पौड़ी की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर मौसम जो है वो ठंडा और काफी खूबसूरत बना हुआ है। और उसी के साथ रुद्रप्रयाग की ये खूबसूरत वादियां, जहां पर बर्फबारी लगातार हो रही है। हर तरफ सफेद चादर ढकी हुई नजर आ रही है। तो बर्फबारी से जुड़ी ये 3 तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं उत्तराखंड से, जहां की मसूरी, पौड़ी और रुद्रप्रयाग तीनों ही जगहों पर बर्फबारी का जो सिलसिला है वो जारी है। और देखिए आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं मसूरी में किस तरीके से खूबसूरत
वादियां और मौसम, इस बीच लगातार बर्फबारी हो रही है। वहीं रुद्रप्रयाग में भी हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। पौड़ी में भी बर्फ जो है, बर्फ के कारण लोग छाते और गर्म कपड़े का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। हर तरफ जो पूरा मौसम है वो खुशनुमा बना हुआ है और पर्यटकों के लिए ये काफी रोमांच भरा मौसम बन गया है। वहीं उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में पिछले साल की तुलना में इस बार भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिसका एक बड़ा कारण मछली पालन को माना जा रहा है। मछली पालन के चलते इस बार प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लगभग 9.39% का फायदा हुआ है। उत्तराखंड के गठन के बाद पहली बार मछली पालन से इतना फायदा राज्य सरकार को मिला है, जिसको लेकर मत्स्य पालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि उत्तराखंड के पर्वतीय, दुर्गम और दूरस्थ क्षेत्रों के लिए अगर रोजगार का कोई बेहतर साधन हो सकता है तो वो मछली पालन, दूध से जुड़े काम, खेती, हेलीकॉप्टर, हॉर्टिकल्चर और पशुपालन सेक्टर ही है। इस बार राज्य की अर्थव्यवस्था में 9.39% का योगदान देते हुए मछली पालन तीसरा सबसे तेजी से बढ़ने वाली सेक्टर बन गई है। नहीं, देखिए, मैं सबसे पहले मुख्यमंत्री जी का और वित्त मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ कि उन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों की समस्या समझते हुए, और जो मैंने 2022 में जब ये पद ग्रहण किया था, मैंने एक बात कही थी, उत्तराखंड के दुर्गम, दूरस्थ क्षेत्रों और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए अगर रोज़गार कोई चीज़ उत्पन्न कर सकती है तो वो मत्स्य पालन, दुग्ध विकास, हमारा एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और हमारा एनिमल हस्बेंड्री विभाग, ये बहुत अहम रोल प्ले करेंगे। और देखिए, आज 3 साल बाद ये स्पष्ट हुआ है कि जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो फिशरीज थर्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है एट 9.39%। लेकिन ये पॉसिबल भी तभी हो पाया जब मुख्यमंत्री जी ने और वित्त मंत्री जी ने लगातार मेरे विभागों को सपोर्ट किया है, और जो भी प्रपोजल्स हम उनके पास लेके गए उन प्रपोजलों को स्वीकृति मिली। पहली बार उत्तराखंड में फिशरीज़ को लेकर कभी भी कोई पॉलिसी नहीं थी स्टेट की। हमने इस सरकार में फिशरीज़ की मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना की पॉलिसी बनाई, जिसमें हमने पहली बार मातृशक्ति को फिशरी से जोड़ने के लिए 50% सब्सिडी दी, जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का एक क्लॉज नहीं है। हमारे यहाँ एक पर्वतीय प्रदेश है, आपदा प्रदेश है, रेनफॉल होती है, हेवी लैंडस्लाइड्स होती हैं, अर्थक्वेक आते हैं। तो जितने भी लोग हमारे फिशरीज़ के साथ जुड़े थे, जो अपने रेसवेज बनाते थे, ट्राउट के रेसवेज बनते थे, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बनता था पर्वतीय क्षेत्रों में, जब वो टूट जाता था तो उसको इंश्योरेंस स्कीम देने का कोई पैसा का प्रावधान पहले नहीं था। लेकिन मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना में हमने 90-10 के रेशियो पे अपने इंश्योर करने का काम किया है अपने फार्मर्स को। और मैं धन्यवाद दूंगा इस बार भी वित्त मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, कि उन्होंने हमारे यहाँ लगभग 290 करोड़ का बजट इस बार स्वीकृत किया है, जो कंपेयर टू लास्ट ईयर 71% ज़्यादा है फिशरीज़ में। और जो हमारा एनिमल हस्बेंड्री विभाग है, जो लगातार प्रदेश में और दुर्गम गाँवों में लोगों को रोज़गार से जोड़ने का काम कर रहा है, उसका बजट 508 करोड़ है, लगभग सेम एज़ लास्ट ईयर ही है। और जो हमारा गौ सदन है, देखिए उत्तराखंड में बहुत बड़ी समस्या है कि जो निराश्रित गौवंश को लेकर हर बार सदन में भी बात उठती है। उत्तराखंड के किसानों की भी समस्या है और लोगों की एक्सीडेंट्स भी होती निराश्रित गौवंश की वजह से होता है। हमने निवेदन किया था कि हमारे गौ सदनों को और स्ट्रेंथन करना है। तो लगातार कोशिश यही है कि इन तीनों विभागों के माध्यम से अच्छा काम हो, लोगों को रोज़गार से जोड़ा जा सके, और जो पलायन का दर्द उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र झेल रहे हैं। और चलिए अब खबर नई टिहरी से, जहां पर राज्य आपदा उपाध्यक्ष विनय रोहेला ने जिला कलेक्टर में आपदा से संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने कई विभागों जैसे लोक निर्माण, बीआरओ, कृषि, शिक्षा, जल निगम, नगरपालिका आदि के अधिकारियों को निर्देश दिए, जिसमें उन्होंने सभी अधिकारियों को प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में जाकर विकास कार्यों का जायजा लेने और समय पर उन्हें पूरा कराने के निर्देश दिए हैं। आपदा उपाध्यक्ष ने कहा कि 4 धाम यात्रा को लेकर आपदा प्रबंधन पूरी तरह से तैयार है। पेयजल, लोक निर्माण और सिंचाई विभागों ने 70 से 80% काम पूरा कर लिया है। बाकी बचा काम भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। जो अपना एक सीमांत गांव है गंगी, उसमें जो है बिजली की तार नहीं थी, मतलब लाइन नहीं थी, वहाँ विद्युत नहीं थी, वहाँ पर अब तक पहुँचा है। सीमांत गाँव में विकास की प्रक्रिया आगे बढ़े, तो आपदा विभाग के दृष्टिकोण से जो कार्य है वो तो हो ही रहे, लेकिन राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरी सरकार इस प्रति सचेत है कि सीमांत गाँव में विकास के आगे बढ़े। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले सालों से इस साल अभी पलायन रुका है और लोग सीमांत गाँव के विकास की ओर स्वयं में और सरकार भी और जनप्रतिनिधि भी अग्रसित हुए हैं। निश्चित रूप से अच्छा कार्य होगा।
753 योजनाओं को स्वीकृति दी है 21 करोड़ में, जिसमें से ऑलरेडी 500 के आसपास योजनाएं कंप्लीट हो चुकी हैं और वहीं उत्तराखंड में वनाग्नि की घटनाओं को रोकथाम को लेकर वन विभाग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। ऐसे में तैयारियों को लेकर प्रमुख वन संरक्षक डॉक्टर धनंजय मोहन ने जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रदेश में 15 फरवरी से फायर सीजन शुरू हो चुका है। विभाग की ओर से नवंबर से ही जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। विभाग की ओर से अब तक 4,800 जागरूकता कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इसके अलावा जंगलों में लगने वाली आग की रोकथाम को लेकर 1,438 क्रूज स्टेशन बनाए गए हैं। इसके साथ ही विभाग में स्टाफ भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। साथ ही विभाग की ओर से इसको लेकर नया ऐप भी तैयार किया गया है, जिसमें 6500 कर्मचारियों ने रजिस्ट्रेशन भी कर लिया है, जिससे रिस्पॉन्स टाइम को कम करने में मदद मिल रही है। विभाग की पूरी तैयारी है और हम लोगों ने जो भी तैयारियां होती हैं हमारी अवेयरनेस ड्राइव्स बहुत करी हैं इस साल हम लोगों ने नवंबर से ही, और इसके बाद अभी फायर सीज़न शुरू हो गया है तो हमारे जो फायर वॉचर्स हैं उनको हम इंगेज कर रहे हैं और हमारे क्रूज स्टेशन सब मुस्तैद हैं। 1438 क्रूज स्टेशन हैं हमारे पास, और इस साल हमारे पास जो हमारे रेगुलर स्टाफ हैं वो भी उसकी वैकेंसी लगभग पूरी भर गई हैं, तो इसलिए हमारे पास वर्कफोर्स पूरी है, जिससे कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। साथ ही हम लोगों ने इस बार नया ऐप शुरू किया है फॉरेस्ट फायर पे। अभी तक हमारा सारा काम मैनुअल चलता था, इसका रिपोर्टिंग का भी कंट्रोल का भी, अब ये सारी चीज़ें ऐप के माध्यम से कर रहे हैं और हमारे 6,500 कर्मी ऑलरेडी इस ऐप में रजिस्टर हो गए हैं और उसका इस्तेमाल कर रहे हैं पिछले करीब 1 महीने से, जिससे हमें आग की सूचना भी जल्दी मिल रही है और इस तक पहुंचने में हमें रिस्पांस टाइम कम हो रहा है, जिसके कारण आग की जो भी विभीषिका है वो कहीं कम हो रही है पिछले सालों के मुकाबले। तो इस तरह से हम हर तरह से तैयार हैं इस साल के वनाग्नि सीजन। वहीं उत्तराखंड में आगामी त्योहारों को लेकर प्रदेश प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। त्योहारी सीजन को रखते हुए मिठाइयों में की जाने वाली धांधली को लेकर सरकार पहले से ही सतर्क हो गई है। बता दें आपको, मिलावटखोरों के खिलाफ प्रदेश भर में व्यापक अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। खाद्य संरक्षा और औषधि नियंत्रण प्रशासन के आयुक्त डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देशों पर खाद्य संरक्षण और औषधि नियंत्रण प्रशासन होली त्योहार के दौरान मिलावटी उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। प्रशासन ने मिलावटखोरों से निपटने के लिए छापेमार दस्तों और सचल वाहन टीमों का गठन भी किया है। और चलिए इसी के साथ अपना उत्तराखंड में बस इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।